नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की कक्षा में जैसे कि हमने जिन चीज़ों का अध्ययन किया उसके अगले क्रम में आज हम कारक की बात करते हैं, क्योंकि कारक पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम हिंदी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बिना कारकों की मदद से ना तो हम हिंदी बोल सकते हैं ना उसको लिख सकते हैं। आइए कैसे हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से कारक अगर ना हो हमारे साथ या हिंदी में कारक की व्यवस्था ना हो तो हम जो सेंटेंस लिखते या बोलते हैं, जो वाक्य लिखते या बोलते हैं, उन पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि यही कारक चिन्ह हैं जो कर्ता का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है ना। तो बिना इनके जो है हम किसी वाक्य को लिख या पढ़ या बोल नहीं सकते हैं। ठीक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका किसका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित होता है उसी को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। जैसे आप वाक्य पढ़ते हैं ने, की, इन अव्ययों के द्वारा किसी वाक्य को किसी शब्द को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि राम जी ने समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब राम जी ने, अगर ने शब्द ना लगा हो तो इसका संबंध हम समुद्र से या पुल से नहीं स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से पर या से जो लगा है ये हमारे कारक चिन्ह हैं। ठीक। इनको हिंदी में विभक्तियां कहा जाता है। कुछ लोग इसको भ्रमवश परसर्ग भी मानते हैं, तो आप जाने रहिए ये विभक्तियां हैं। तो अगर कारक ना लगे हों तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है ना। पुल बंधवाने का काम कौन कर रहा है, राम जी कर रहे हैं। किसके माध्यम से, बंदरों के माध्यम से। किस पर, समुद्र पर। ठीक। तो इस प्रकार से ने, पर, से ये सब क्या है, हमारे कारक हैं। अब आइए कारकों के भेद देख लेते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। कारक कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे 8 कारक हैं। अब इनकी जो विभक्तियां हैं जिनके द्वारा ये संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है वो क्या क्या है। कर्ता कारक की 2 विभक्ति है। एक तो है जो अप्रत्यय कर्ता कारक है जिसमें ने का जो प्रयोग है, जो ने इसका चिन्ह है, ने विभक्ति है, इसका प्रयोग जहां नहीं होता वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसके 2 कारक हैं, एक तो अप्रत्यय कर्ता और दूसरा सप्रत्यय कर्ता। ठीक। फिर इसी प्रकार से कर्म का अप्रत्यय कर्म कारक और सप्रत्यय कर्म कारक को। ठीक। इसका ने है, कर्म का को करण से या के द्वारा, यहां पर से जो है साधन के रूप में आएगा। ठीक है। जो करण है, करण का अर्थ ही होता है साधन। तो कर्ण का जो विभक्ति है से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए। ठीक। कर्म का भी को है, लेकिन वहां को का जो प्रयोग होगा कर्म के रूप में उससे के लिए का अर्थ व्यंजित नहीं होगा। लेकिन संप्रदान का जो को होगा, को हटा के अगर हम उसके लिए रख देंगे तब भी वो वाक्य उसी तरीके से रहेगा, वहां के लिए भी व्यंजित होगा। ठीक। अपादान से, अब यहां करण से भी है, अपादान से भी है, तो करण का जो से विभक्ति है वो साधन के रूप में आएगा और अपादान का से विभक्ति अलगाव के रूप में आएगा। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होगी तब वहां पर क्या आएगा, से। संबंध के कौन सी विभक्ति है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस तरह से संबंध की विभक्तियां हैं। अधिकरण का में या पर, संबोधन का हे, भो, अहो, अरे, इस तरह से जो संबोधन के लिए जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं वो संबोधन की हैं। अब इनमें से ध्यान रखने वाली बात क्या है कि संबोधन को छोड़ के, ठीक, संबोधन को छोड़ के कर्ता से लेके अधिकरण तक के जितने कारक हैं
इनकी विभक्तियां शब्द के आगे लगती हैं। जैसे राम ने, तो ये आगे लग रहा है, ठीक। तो जो भी विभक्ति लगेगी ये उस शब्द के आगे लगेगी। लेकिन संबोधन जो कारक है इसकी विभक्ति इसके पहले लगेगी, ठीक। हे राम, ठीक है, इसके पहले लगेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हीं को हम विभक्तियां कहते हैं। जैसे बताया मैंने कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण के आगे, ठीक है, जो आगे लगेगा वो इनका कारक होगा, लेकिन संबोधन का जो चिन्ह होगा वो उसके पहले लगेगा, ठीक है, वो पहले लगेगा, उसकी विभक्ति पहले लगेगी। अब आइए इसको एक एक करके हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। पहले क्या है? कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है क्रिया को संपादित करने वाला, ठीक। जो क्रिया का संपादन करे उसको कर्ता कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? ने है, अप्रत्यय है या ने है, ठीक। अप्रत्यय कर्ता कारक और सप्रत्यय कर्ता कारक, अर्थात जहां पर एक वाक्य में ने नहीं आएगा और एक वाक्य में ने आएगा। मोहन खाता है, ठीक, मोहन खाता है। तो कौन खाता है? मोहन खाता है। यहां पर अप्रत्यय कर्ता कारक है क्योंकि मोहन के साथ ने नहीं लगा है, ठीक है ना। मोहन खाता है। कौन खाता है? मोहन खाता है। कर्म दूसरा देखते हैं हम। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? हम कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? को, ठीक है। इसमें भी को एक किसी वाक्य में छिपा रहता है और किसी वाक्य में रहता है। तो जिसमें को नहीं रहता है वहां पर अप्रत्यय कर्म कारक होता है और जहां पर को रहता है वो सप्रत्यय कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, ठीक। तो रोटी में कौन सा कारक है? रोटी खाई में रोटी को खाया, राम ने रोटी को खाया, ठीक है ना। तो यहाँ रोटी में अगर कौन सा कारक है तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। शिकारी ने बाघ मारा, ठीक। मारने की क्रिया अगर शिकार के अर्थ में प्रयुक्त हो रही है तो वहां पर अप्रत्यय कर्म कारक होता है। बाघ मारा अर्थात बाघ को मारा, ठीक है। को यहाँ पर छिपा हुआ है। को जहां पर रहेगा वहां पर सप्रत्यय कर्म कारक होता है। राम ने रोटी को, ठीक, रोटी को खाया। किसको खाया? रोटी को खाया। किसको मारा? बैल को मारा, ठीक। तो बैल यहां पर क्या है? कर्म कारक है। रोटी यहां पर क्या है? कर्म कारक है, ठीक। अब कर्म कारक के कुछ अपवाद हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे जहां पर दुहना आए, मांगना आए, पकाना आए, दंडित करना आए, चुनना आए, बोलना आए, ले जाना आए, चुराना, बुलाना, सुनना, पुकारना, ये शब्द आए अगर वाक्य में, तो आप आंख मूंद के उन सब शब्दों को क्या मारेंगे? कर्म कारक। कर्म कारक ही ये सब हैं। इनमें को शब्द छिपा रहता है, ठीक है। ये सब अप्रत्यय कर्म कारक के हैं। इसमें जैसे दो चीज और है कि उभयता या परितः। परितः अगर शब्द है, परितः का मतलब होता है चारों तरफ, उभयता का मतलब होता है दोनों तरफ। तो अगर इस तरह के शब्द आए कि उसके चारों तरफ या उसके दोनों तरफ, तो वहां पर भी क्या होगा? कर्म कारक होगा। जैसे वह गाय से दूध दुहता है, ठीक, दुहना आया, वह गाय से दूध दुहता है। तो दूध में कौन सा कारक है? दूध में कर्म कारक है क्योंकि दूध को दुहता है, ठीक है ना। तो दुहना अगर आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इसी प्रकार चुनना आ रहा है, चुनना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। शहर के चारों ओर, ठीक, चारों ओर नदी बहती है, परितः, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, दोनों ओर, उभयता, क्या हो जाएगा? कर्म कारक। चारों ओर से नदी बहती है, ठीक।
तो चारों ओर जहां रहेगा, दोनों ओर जहां रहेगा, दुहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना, जमाना, भगाना, ये सब शब्द जहां भी आपको मिले वहां क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया का संपादन हो। ठीक, वह साधन जिससे क्रिया का संपादन हो। तो एक तरह से करण को जो है साधन के रूप, साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये जाने रहिए, जहां पर करण कारक होगा वहां पर साधन के रूप में किसी न किसी चीज का प्रयोग होगा। जैसे वह कुल्हाड़ी से, ठीक, करण से विभक्ति है इसकी, कर कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी में क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। मुझसे यह काम नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? करण कारक। के द्वारा अगर लगाते हैं, वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है, मेरे द्वारा यह काम नहीं होगा। ठीक है, तो से या के द्वारा जहां पर रहेंगे वहां पर करण कारक होगा। इसके बाद संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए। ठीक, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे हरि मोहन को, ठीक, कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, मोहन को रुपए देता है, तो यहां देने का काम हो रहा है, कुछ दिया जा रहा है, किसको? मोहन को। ठीक, संप्रदान को या के लिए, तो हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। उसने लड़के को मिठाइयां दी को, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं पर के हित, के वास्ते, के निमित्त, इस प्रकार के शब्द आए जिनसे क्या ध्वनित हो, ठीक है, के लिए ध्वनित हो। अगर के हित का मतलब भी के लिए, के वास्ते के लिए, के निमित्त के लिए, तो वहां पर भी क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। जहां पर भी ये प्रत्यय आएंगे, जहां पर भी ये प्रत्यय आएगा या अव्यय आएगा वहां पर संप्रदान कारक होगा। राम के हित, ठीक, राम के हित लक्ष्मण बन गए, अर्थात राम के लिए लक्ष्मण बन गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं अपादान कारक। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो। अपादान में क्या होता है? अलगाव की स्थिति दिखाई देती है, जिस भाव से अलग होने का भाव प्रकट, जिस रूप से, ठीक, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होगा वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से अलग हो रही है? हिमालय से। ठीक, गंगा कहाँ से अलग हो रही है? हिमालय से। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव, तो हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है गंगा का, तो हिमालय में क्या हो जाएगा? क्योंकि से लगा है, अपादान का क्या है? से, अलगाव की स्थिति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। फल पेड़ से गिर गया, ठीक, पेड़ से कौन अलग हो रहा है? फल अलग हो रहा है, तो पेड़ में क्या हो जाएगा? से अपादान का चिन्ह लगा है तो पेड़ में अपादान कारक हो जाएगा। वह घर से बाहर आया, से, ठीक है, घर से कहाँ से अलग हो रहा है? घर से अलग हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? घर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं संबंध कारक। क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो। क्रिया के साथ नहीं, उसके भिन्न, उससे भिन्न कोई शब्द हो, उससे लगाव प्रतीत होगा जहां पर, वहां पर क्या होगा? संबंध कारक होगा। और इसका चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इत्यादि विभक्तियों द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। राम की किताब, किसकी किताब? राम की। ठीक, तो राम के साथ किताब का संबंध है, राम संबंध कारक। भारतेंदु के नाटक, चांदी की थाली, ठीक, और जहां पर सर्वनाम के साथ इसका संबंध आएगा तो मेरा लड़का, ठीक, रा, संबंध का विभक्ति रा, मेरा, ठीक,
रा लगा हुआ है, मेरा, तुम्हारा घर, रा लगा हुआ है, तुम्हारा घर, मेरा लड़का तुम्हारा घर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध, लड़के का संबंध किससे है, मुझसे, मेरा लड़का तो मुझसे संबंध है, तो यहाँ पर रा लग रहा है। तो जहाँ पर भी संबंध स्थापित होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद हम अधिकरण की बात करते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। क्रिया या आधार को, जिस आधार पर होता है, क्रिया जिस आधार पर होती है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाले, जहाँ पर काम होता है जिस आधार पर, उसी को क्या, जो शब्द बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप आता है वहाँ पर, उस जगह पर उसको क्या कहते हैं, हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर पर, ठीक, यहाँ क्रिया का आधार, करने का आधार क्या है, घर है, ठीक, क्रिया का आधार क्या सूचित हो रहा है, घर है, तो यहाँ पर, घर पर, ठीक है, में पर, कहाँ पर, घर पर, दुकान में, ठीक, कहाँ, दुकान में, ठीक, तो यहाँ पर दुकान में क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। कहीं कहीं पर क्या होता है, अधिकरण कारक विभक्ति का लोप मिलता है, ठीक, वहां पर आपको में या पर अपने आप से लगाना होगा। जैसे वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, अगर पूछा जाता है गंगा में कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक है, तो गंगा के किनारे, यहाँ पर के छिपा हुआ है, गंगा के किनारे, तो गंगा के किनारे क्या हो जाएगा, ठीक, गंगा पर या गंगा के किनारे। तो यहाँ पर जो है आपकी विभक्ति क्या हो जाएगी, अधिकरण, क्योंकि यहाँ पर गंगा का जो संबंध है वो क्रिया के आधार के रूप में सूचित हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोप हुआ है, में या पर का लोप हुआ है, ठीक, वह संध्या समय गंगा किनारे या गंगा पर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन, ठीक, पुकारने या संकेत का भाव जहां पर होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। जैसे हे भगवान, तो हे भगवान पुकारने या संकेत का चिन्ह है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो इसमें हे भगवान में संबोधन कारक है, ठीक है। इस प्रकार से कारकों की जो विभक्तियां हैं उनको पहचानने का जो तरीका है, इनसे आपकी परीक्षा में बराबर प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे हमेशा। एसआई की परीक्षा है, पेट का एग्जाम है, सभी में इससे प्रश्न आएंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कहीं डाउट होता है किसी चीज़ में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।